अस्सलाम वालेकुम, यूर वाचिंग केमिस्ट्री विद अवैस हकीम और आज हमने डिस्कस करना है टॉपिक इवेपोरेशन। इस टॉपिक के बारे में आपको तीन चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ कि बोर्ड में ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, दूसरी चीज़ इसका कंसेप्ट क्या है और तीसरी चीज़ इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तीन काम मैं करूँगा, तीन काम आप करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो व्हाट इज़ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन ये है कि the process of changing of a liquid into gas phase is called evaporation. Definition क्या है इसकी जी? Definition है जी, the process of changing a liquid into gas इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो ये है इसकी डेफिनेशन सिंपल सी, कि वो प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। एग्जांपल लेते हैं, अगर आप लेते हैं 1 मोल वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है, उसको आप कन्वर्ट करते हो हीट करके, उसको कन्वर्ट करते हो आप गैस फॉर्म के अंदर। सो इसके लिए कुछ ना कुछ आपको हीट देनी पड़ेगी जो कहलाएगी हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो हीट जो वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको देनी पड़ी है, और वाटर के केस में वो होती है 40.7 किलो जूल पर मोल। इसमें अगर 1 मोल आपके पास वाटर हो और उसको आप लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी जस्ट 1 मोल वाटर को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड से। दिस इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब है वेपर्स का बनना। वेपर्स क्या होते हैं जी? बुखारात। वेपर्स होते हैं बुखारात, और इवेपोरेशन है जी वेपर्स का बनना। वो अमल है, वो प्रोसेस है, वो फिनोमिना है जिसमें लिक्विड फेज गैस फेज में चेंज हो जाती है। सिंपल। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें कंसेप्ट क्या है, ये चेंजिंग होती कैसे है। ठीक है, एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने लिया हुआ है कोई भी लिक्विड, और वो लिक्विड मैंने यहाँ तक भरा हुआ है। ये करीब करीब मैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स शो कर रहा हूँ कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सो मैं इनकी 2-3 लेयर्स आपको शो कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। 2 लेयर्स में इसकी शो कर देता हूँ आपको, और इसके अलावा नीचे यहाँ पर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सो लिक्विड जो भी है, फॉर एग्जांपल वाटर है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैंने इनको अलग अलग कलर से क्यों बनाया है। उसकी रीज़न ये है कि ये वाले जो हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है। दे आर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। इनकी मोशन ज़्यादा है इसलिए सरफेस के ऊपर है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है इसलिए सरफेस के ऊपर है। ये मीडियम काइनेटिक एनर्जी होती है इनकी, जिसे हम बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज है, इनकी जो है वो लो काइनेटिक एनर्जी है। यानी हमने 3 तरह से डिवीजन कर दी कि एक लिक्विड के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, हम कहेंगे वो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। कुछ की बहुत कम होगी, वो लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। और कुछ की इन बिटवीन, या हम कहेंगे एवरेज ऑफ बोथ होगी, तो हम उसे कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ हैविंग एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? एवरेज है। सो अब हम बात करते हैं वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी इस एवरेज से ज़्यादा होती है। वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी इस एवरेज से ज़्यादा होती है। समझने के लिए एग्जांपल ले सकते हैं कि हम कहें इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 50 जाउल है और इसकी काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं 30 जाउल है। तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा जी 40 जाउल। सो जिनकी काइनेटिक एनर्जी इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी, मींस 42 जाउल वाले, 45 जाउल वाले, वो इस लिक्विड सरफेस को छोड़ने लगते हैं। कोई भी टेम्परेचर हो, हीट नहीं भी किया हुआ, तब भी लिक्विड के सरफेस को छोड़कर बाहर जाते हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से। लिक्विड के सरफेस को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, यानी लिक्विड से किस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवेपोरेशन। सो अभी देख रहे हैं मैंने इसको कोई हीट वगैरह नहीं किया। एग्जांपल समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये ऐसे कंटेनर लें, कोई देगची ले लें, उसके अंदर पानी डाल लें, पानी डाल के उसको रख दें आप आग के ऊपर। आग के ऊपर जैसे रखेंगे तो उसमें से आपको
धुआं या यूं समझ लें बुखारात निकलते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट आप ऊपर हाथ लगेंगे तो आपको गरम गरम बुखारात फील भी होंगे और हो सकता है आपके हाथ के ऊपर पानी भी आ जाए। सो ये बुखारात इस सरफेस से निकल रहे हैं। अब आपने देखा जब आप हीट किया तभी आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप इसको हीट ना भी करें तब भी ये प्रोसेस हो रहा होता है। मीन्स ये प्रोसेस हर टेम्परेचर पे होता है, लेकिन फ़र्क होता है ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो प्रोसेस ज़्यादा होगा और टेम्परेचर कम होगा तो प्रोसेस कम होगा। टेम्परेचर हर के ऊपर हो रहा है। सो दूसरा पॉइंट हम ये बता सकते हैं, तो पहला आप डेफिनेशन लिख लेंगे और उसके एग्जाम्पल लिख लेंगे, डेफिनेशन पूरी डिटेल से लिखेंगे आप, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल लिख लेंगे। फिर तीसरा आप एक हेडिंग बना सकते हैं, इवेपोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इवेपोरेशन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो तब भी वाटर इवेपोरेट करेगा, टेम्परेचर 100 होगा तब तो ऑब्वियसली वाटर ने इवेपोरेट करना ही है। सो इवेपोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये हर टेम्परेचर पे होता है। कैरी ऑन, जारी रहता है, ऑन एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो ये जारी रहता है, इवेपोरेशन होती रहती है। ठीक है। दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग अगर हम इसमें बनाएं तो वो होती है जी, इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। ये एक कूलिंग प्रोसेस है। हम बता सकते हैं कैसे प्रोसेस है। देखिए सिंपल सी बात, एग्जांपल आपने लिखनी है। इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस बिकॉज व्हेन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट्स, मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट, जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट्स हो जाते हैं, द रिमेनिंग molecules have low kinetic energy. They get energy from surrounding and hence temperature of surrounding is decreased and cooling is caused. So इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग प्रोसेस है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप अपने हाथ के ऊपर, हथेली के ऊपर सिपरेट थोड़ी सी डाल लें और उसको फूंक मारें तो सिपरेट यहाँ से उड़ जाएगी, दूसरे लफ्ज़ों में इवेपोरेट हो जाएगी और आपको हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडक फील होगी। पेट्रोल लेके भी आप चेक कर सकते हैं ये ठंडक फील क्यों हुई है। ये ठंडक फील इसलिए हुई है क्योंकि आपके हाथ के ऊपर जो लिक्विड था उसके अंदर भी इसी तरह के मॉलिक्यूल्स थे, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले, एवरेज वाले, लो वाले। तो जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स थे वो इवेपोरेट हो गए। पीछे कौन से बच गए? जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी। उन्होंने काइनेटिक एनर्जी मेंटेन करने के लिए आपके हाथ से, उसके सराउंडिंग आपका हाथ है और एटमॉस्फेयर है, वहाँ से एनर्जी ली इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब यहाँ से एनर्जी ली, यहाँ से हीट ले ली, यहाँ से हीट इधर चली गई तो यहाँ टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हुआ तो यहाँ मुझे ठंडक महसूस हुई है। सो इवापोरेशन कॉज कूलिंग आपको इजीली समझ आ गई। आप नहा के आते हैं, गर्मियों की बात कर रहा हूँ, आप नहा के आते हैं, आप आग खड़े हो जाते हैं इसके नीचे, पंखे के नीचे, तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडा का एहसास होता है। उसकी रीज़न ये है कि आपकी स्किन, आपकी बॉडी के ऊपर जो भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं वो वहाँ से इवेपोरेट करने लगते हैं। तो इवेपोरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आपकी स्किन से लेते हैं और आपकी स्किन का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और आपको कूलिंग फील होती है। घड़े के अंदर, जिसे अर्दनवेयर बोलते हैं, उसके अंदर जो है पानी ठंडा रहता है। उसकी रीज़न ये होती है कि अर्दनवेयर के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं घड़े के अंदर। सो उन सुराखों से वाटर कॉन्टिन्यूसली इवेपोरेट होता रहता है और कॉन्टिन्यूसली इवेपोरेट होने के लिए वाटर घड़े के अंदर जो पानी है उससे एनर्जी ले रहा होता है और उसके अंदर जो पानी है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम, काइनेटिक एनर्जी कम, एनर्जी कम, टेम्परेचर कम हो जाता है और वो पानी हमें ठंडा महसूस होता है। सो दिस इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन समझ आ गई होगी होप सो कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कूलिंग प्रोसेस है, डेफिनेशन समझ आ गई, किस तरह अटेम्प्ट करना है। सो लास्ट में हम इसकी बात करेंगे फैक्टर्स। तो इवेपोरेशन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है जी? 3 फैक्टर्स यहाँ दिए हुए हैं जिनको आपने डिटेल से लिखना है। जगह कम होने की वजह से मैं एक्सप्लेनेशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ फैक्टर समझाऊंगा। सो पहला फैक्टर इसमें है, पहला फैक्टर है जी नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड की नेचर कैसी है। देखें लिक्विड की नेचर 2 तरह की हो सकती है, एक होगी पोलर और एक होगी नॉन पोलर। चैप्टर नंबर 4 में पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आप इनका कंसेप्ट डिटेल से लेना चाहते हैं तो आप चैप्टर 4 में जाके वीडियो देख सकते हैं
यहाँ पर आई कार्ड में मैं उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। सो शॉर्टली बता देता हूँ, पोलर कोवलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर पोल्स होते हैं। पोल्स कौन से? दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी हर कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होते हैं। ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल। इस कंपाउंड का पॉजिटिव पोल इस कंपाउंड के नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, और इस कंपाउंड का पॉजिटिव पोल इस कंपाउंड के नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होती है, इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी है। यूनिक यानी कि हम दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता, ये मुश्किल से ब्रेक होते हैं और इवेपोरेशन इसमें कम होती है। पोलर के अंदर इवेपोरेशन जो है वो कम होती है और नॉन पोलर के अंदर इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने की वजह मैंने बता दी। नेचर ऑफ लिक्विड, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, उन फोर्सेस को तोड़ के ही मॉलिक्यूल निकलेगा ना सरफेस से, तो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, देर से टूटेंगे, इवेपोरेशन लो। फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होंगी और उनको तोड़ना बहुत आसान है और हाई होगी इवेपोरेशन यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है सरफेस एरिया। इसके लिए तो मैं सिंपल सी बात लिख सकता हूँ, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। सरफेस एरिया ज़्यादा तो एवेपोरेशन ज़्यादा, सरफेस एरिया कम तो एवेपोरेशन कम। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, मैं चाय पी रहा था, तो चाय बहुत गर्म थी, मुझसे पी नहीं जा रही थी, तो वो जो पिर्च थी मेरे पास, मैंने चाय को पिर्च में डाल दिया और उसमें डाल के मैं पी गया, चाय ठंडी हो गई। क्यों? चाय बहुत ज़्यादा गर्म है कप के अंदर और ठंडी हो जाती है पिर्च के अंदर, जल्दी ठंडी हो जाती है। मैं एक कप के अंदर चाय डाल के रख देता हूँ, पिर्च के अंदर डाल के रख देता हूँ, कौन सी ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी? पिर्च वाली। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक गिलास के अंदर पानी ले लेते हो और एक पतीले के अंदर पानी ले लेते हो। गिलास के अंदर एक गिलास लिया हुआ है, पतीले के अंदर भी उतने पानी, दोनों को रख दें धूप पे, जाके देखेंगे पतीले वाला पानी इवेपोरेट हो चुका होगा, गिलास वाला भी पड़ा होगा। पानी तो एक जैसा था, फर्क किस चीज़ का आया? सरफेस एरिया का। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे, इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। जब सरफेस एरिया कम होगा तो ऊपर मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे, इवेपोरेशन भी कम होगी। सो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, ग्रेटर विल बी द इवेपोरेशन, लोअर विल बी द सरफेस एरिया एंड लोअर विल बी द इवेपोरेशन। सिंपल सी बात। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है हमारे पास टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवेपोरेशन। टेम्परेचर ज़्यादा, एवेपोरेशन ज़्यादा, टेम्परेचर कम, एवेपोरेशन कम। ये तो इतनी कॉमन चीज़ है कि आपने ऑब्जर्व की होगी कई बार कि एवेपोरेशन कैसे ज़्यादा और कैसे कम होती है। सो आप क्या करते हो, आप एक गिलास एक पतीले में आप पानी ले लो और चूल्हे के इस चूल्हे पर रख दो, और दूसरे पतीले में पानी ले लो, उसको इस चूल्हे पर रख दो। इस चूल्हे को बहुत हल्की आंच से चलाओ, इस चूल्हे को फुल आंच से चला दो। कौन सा पानी ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा? ऑब्वियसली वो वाला जिसके अंदर आग ज़्यादा है, मीन्स टेम्परेचर जिसका ज़्यादा है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उन मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होगी जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो जब इन मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्हीं मॉलिक्यूल्स ने इस सरफेस एरिया को, इस सरफेस को छोड़कर यहाँ से निकलना है, गैस फेज में कन्वर्ट होना है। सिंपल, समझ आ गया? सो दिस इज द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होती है? वेपर्स का बनना। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाटर की मॉलिक्यूल की बात करें तो एक मोल वाटर मॉलिक्यूल्स का लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए 40.7 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है, जो हम उसे कहते हैं दिस इज हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। सो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हर टेम्परेचर पे होता है। मैं लिखना भूल गया, लिख देता हूँ जी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वाटर जो है वो इवेपोरेट हो रहा होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इवेपोरेशन पॉइंट, इज फ्रीजिंग पॉइंट, इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कूलिंग प्रोसेस है बिकॉज व्हेन हाई टेम्परेचर एनर्जी, व्हेन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट हो जाते हैं तो दूसरे मॉलिक्यूल जो पीछे रह जाते हैं उनका टेम्परेचर कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है और वो सराउंडिंग से हीट ले लेते हैं, सराउंडिंग में टेम्परेचर कम हो जाता है और सराउंडिंग में कूलिंग का एहसास होता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जी, सिपरेट की या अल्कोहल की, पेट्रोल वगैरह की। फैक्टर्स की बात करें तो नेचर ऑफ लिक्विड पे बड़ा डिपेंड करता है। अगर पोलर लिक्विड्स होंगे तो इवेपोरेशन इसमें कम होगी और अगर नॉन पोलर होंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल इज नॉन पोलर और वाटर पोलर है। एक बर्तन में आप पेट्रोल लेके रख लें, एक बर्तन में वाटर रख लें, कौन ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा? ऑब्वियसली पेट्रोल ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉन पोलर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होती हैं। सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया ज़्यादा, इवेपोरेशन ज़्यादा, सरफेस एरिया कम, इवेपोरेशन कम। बहुत बहस हो चुकी है, टेम्परेचर ज़्यादा, इवेपोरेशन ज़्यादा, टेम्परेचर कम।
इवेपोरेशन कम, सिंपल सा टॉपिक, आसान सी एक्सप्लेनेशन। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करें, दबाएं बेल आइकन को, ताकि जब भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। 4 काम बल्कि 3 काम मैंने कर दिए, 3 काम आपने करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।